welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, EcoWorld, our textbook of environmental studies. So let's start unit 4, which is water, and in this unit we are going to start with chapter number 8, which is water. So the key topics that we are going to cover in this chapter are water, sources of water, water sources in ancient times, water in our homes, water for cultivation, water harvesting, water in the air, water as universal solvent. So the first topic is water. So water sustains life on earth. अर्थ पे जो लाइफ है वो वाटर की वजह से है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइफ और ये लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स में से एक है. We get water from different sources such as rivers, lakes, ponds, wells and rain. हमें ये जो वाटर है अलग अलग सोर्सेज से मिलता है जिसको रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन कहा जाता है. सो इन सब सोर्सेज से हमें पानी मिलता है. ग्राउंड वाटर ये एक मेजर सोर्स है वाटर का ज़्यादातर शहरों में और टाउन्स में. एंड वाटर इज़ नीडेड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज. सो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है जैसे कि वॉशिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, बेदिंग एक्सेट्रा. सो ये सारे काम अगर हमें करने हैं तो पानी के बिना करना पॉसिबल नहीं है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग पावर. पावर को जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या फिर इरिगेशन के लिए, फील्ड को इरिगेट करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं इनको भी पानी की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए. सो ये बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर. सो वी हैव लर्न दैट वी गेट वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज. हमने अभी पढ़ा कि हमें पानी जो है अलग अलग वाटर बॉडीज से मिलता है जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा. सो कैन यू रिकॉल वेयर दीज वाटर बॉडीज गेट वाटर फ्रॉम. क्या आपको पता है कि ये जो भी वाटर बॉडीज इनके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं इन्हें पानी कहाँ से मिलता है. सो रेन वाटर फॉल्स इनटू वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा. रेन वाटर जो है वो वाटर बॉडीज में गिरता है एंड फिर क्या होता है ये जो रेन वाटर है ग्राउंड पे भी गिरता है और ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जो है अंदर ग्राउंड में चला जाता है. इसके अलावा जो ठंडी जगह है वहाँ पे जो रेन वाटर है ये गिरता है स्नो के फॉर्म में और समर में जब ये स्नो मेल्ट करती है तो पानी जो बहता हुआ स्ट्रीम से रिवर में आके मिल जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और मेल्टिंग स्नो. सो ये तीनों सोर्सेज हैं. इन तीनों वजह से जो है पानी इन सब जगहों पे इकट्ठा हो जाता है. ना वाटर सोर्सेज इन एंशिएंट टाइम्स. सो एंशिएंट टाइम्स में क्या थे वाटर के सोर्सेज. लेट्स लर्न अबाउट देम. सो मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड वर बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. सो बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर थे एंशिएंट टाइम्स के वो रिवर के किनारे बसाए गए थे. In India, cities such as Kolkata, Delhi and Lucknow developed on the banks of the Ganga, the Yamuna and the Gomti. So इंडिया में कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ ये बड़े बड़े शहर हैं जिन्हें नदी के किनारे ही बसाया गया है जिसमें नदियों के नाम यहाँ लिखे हैं गंगा, यमुना, गोमती. And people of the city dependent on the rivers for water. और जो लोग हैं इन शहरों के वो सब इन रिवर्स पे डिपेंडेंट है पानी के लिए. लेकिन इन एंशिएंट टाइम्स आज के समय में ज़्यादातर जो सोर्सेज ऑफ वाटर के वो आपको मिलेंगे घर से दूर एंड बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी. सो ये पूरी कम्युनिटी के लिए लोकेटेड है एंड पीपल हैड टू वॉक डाउन टू दीज सोर्सेज टू फेच वाटर. लोगों को इन सोर्सेज के पास जाना होता है, वहाँ से पानी लेना पड़ता है. एंड जब कुछ ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है लोगों को बहुत दूर मीलों तक दूर जो जाना होता है रोज पानी को इकट्ठा करने के लिए. द सोर्सेज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर वर क्लीनर एंड मोस्टली द वाटर यूज्ड टू बी फिट फॉर कंजम्पशन. सो जो सोर्सेस थे
सरफेस या फिर ग्राउंड वाटर के वो साफ सुथरे थे एंड ज़्यादातर ये जो पानी था ये फिट रहता था कंजम्पशन के लिए. इन मेनी विलेजेस दिस इज स्टिल द केस टुडे. और ज़्यादातर विलेजेस में ये आज भी केस है. Now do you know that in earlier days people did not have water taps in their houses? क्या आपको पता है कि पहले के टाइम में लोगों के घर में नल नहीं हुआ करते थे. वो क्या करते थे, दूर जाते थे, बाहर जाना होता था और वहाँ से पानी उन्हें भर के अपने घरों तक लाना होता था. सो पहला आता है वेल्स एंड स्टेप वेल्स. तो आप पिक्चर भी देख सकते हैं एक वेल की जहाँ पे एक पुली सिस्टम जो है लगाया गया है. सो पहले लोग क्या करते थे, पीपल यूज टू डिग अ वाइड होल इन द ग्राउंड. ग्राउंड में एक बहुत गहरा सा होल डिग करते थे जहाँ पे पानी जो है सरफेस पे बिलो जो है मिलता था. एंड द माउथ ऑफ द वेल इज ईदर लेफ्ट ओपन और कवर्ड. और जो माउथ था वेल का वो या तो जो है ओपन रखा जाता था या फिर क्लोज कवर्ड रखा जाता था. वी लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुली. और हम पानी को जो है लिफ्ट करते थे वेल से पुली की मदद से. अ पुली इज अ व्हील विथ अ ग्रूव आउटर रिम. सो पुली एक ग्रूव है जिसमें आउटर रिम व्हील जो है ग्रूव के साथ होता है आउटर रिम में. एंड अ बकेट इज tied to the string and dropped into the well through the groove of the pulley. So एक बाल्टी को जो है इसमें बांध दिया जाता है रस्सी की मदद से. वेल में उस बकेट को डाला जाता है और इस पुली की मदद से ये जो ग्रूव है उसकी मदद से पानी को वापस खींच के निकाला जाता था. नाउ नेक्स्ट आता है एक स्टेप वेल. सो स्टेप वेल जैसे हम बाउली भी कहते हैं, ये भी एक तरीके का वेल है जिसे यूज़ किया जाता था. पहले के टाइम में ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का होता था जिसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी नीचे जाने के लिए. एंड जो बाउलीज हैं ये क्या करते थे, पानी प्रोवाइड करते थे लोगों को इवन व्हेन अदर सोर्सेज ड्राइड अप इन समर्स. तो समर में क्या होता था, ज़्यादातर सोर्सेज सूख जाते थे, गर्मी की वजह से ज़्यादातर पानी सूख जाता था. तब भी ये बाउलीज जो क्या करते थे, पानी प्रोवाइड करते थे लोगों को. दे आर स्टिल इन यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान. राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में ये आज भी यूज़ किए जाते हैं एंड दूसरी जगहों पे भी यूज़ किए जाते हैं. बाउलीज वर सो इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. बाउलीज इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी कि ये जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते थे लोगों को. दैट एफर्ट्स आर ऑन द रिवाइव even those old baulis that are lying unused for a long period of time. So काफ़ी सारे एफर्ट्स किए गए इन बाउलीज को वापस से रिवाइव करने का, इन्हें ठीक करने का, क्योंकि जो पुराने बाउलीज थे वो जो है अनयूज पड़े हुए थे काफ़ी लंबे समय से. Some such बाउलीज इन दिल्ली आर वग्रसेन की बाउली, रेड फोर्ट, मौद एक्सेट्रा. सो ये कुछ बाउलीज हैं. ना वाटर इन आवर होम्स. सो वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर अवेलेबल इन वाटर बॉडीज. जो भी पानी अवेलेबल है वाटर बॉडीज में हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते डायरेक्टली. बिफोर सेंडिंग इट टू आवर हाउसेज द वाटर वर्क डिपार्टमेंट ट्रीट्स एंड क्लीन्स इट टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस. सो हमारे घर तक भेजने से पहले ये जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है ये इस पानी को साफ करता है, उसे क्लीन करता है और हमारे ड्रिंकिंग के लिए जो है सूटेबल बनाता है या अदर पर्पसेस के लिए सूटेबल बनाता है. सो द वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नियर बाई वाटर बॉडी. ये जो पानी है ये हमें एक नियर बाई वाटर बॉडी से मिलता है और इसे जो है भेजा जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. Once treated and purified, the water is distributed throughout the town. और जब एक बार ये जो है ट्रीट कर दिया जाता है, प्योरीफाई कर दिया जाता है, तो इसे जो है शहरों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. किसकी मदद से? पाइप्स की मदद से. There are taps in our houses from where we can get the water supplied through the pipes. और ये जो पाइप्स है ये हमारे घर के टैप से कनेक्टेड हैं जिसमें हमें जो है पानी मिल जाता है. And you will be surprised to know that until some years ago, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि कुछ साल पहले तक many houses in different parts of India did not have water supply through pipes. So कई सालों तक पहले जो है लोगों के घर में ये जो पानी है पानी से सप्लाई नहीं होता था. Every house used to have a well or a tube well for water.
हर घर में या तो एक ट्यूबवेल होता था या फिर एक वेल होता था जिससे वो पानी लेते थे। एंड ज़्यादातर लोग क्या करते थे, पास के पॉन्ड या फिर रिवर पे जाते थे, वहीं जाके वो कपड़े धोते थे, बर्तन धोते थे या फिर दूसरे काम किया करते थे। ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर स्टिल यूज एज सोर्सेज ऑफ वाटर। ये चीज़ें आज भी एज सोर्स ऑफ वाटर यूज़ की जाती हैं विलेजेस में एंड इन सम एरियाज इन टाउन, और टाउन के कुछ एरियाज में इन्हें यूज़ किया जाता है। वेयर वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन स्लम्स इट इज़ कॉमन टू सी people standing in long queues with buckets and other containers in front of tubewells। तो ऐसा देखा जाता है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं अपने बकेट लेके, दूसरे कंटेनर लेके ट्यूबवेल के सामने वहाँ पे पानी में अपने लाइन में जो है पानी लेने का वेट कर रहे होते हैं। इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज स्केर्स, और वो जगह जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी को लेने के लिए या इकट्ठा करने के लिए। नाउ वाटर फॉर कल्टीवेशन, सो लाइक ऑल लिविंग बींग्स प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। सो जैसे बाकी लिविंग बींग्स को पानी की जरूरत है, वैसे प्लांट्स को भी इनकी जरूरत है। एंड दे अब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल, और ये क्या करते हैं, मिट्टी से इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन आवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप इज द मानसून रेनफॉल। हमारी कंट्री में जो मेन सोर्स है वाटर का क्रॉप्स के लिए वो मानसून का रेनफॉल है, बट दिस रेनफॉल लास्ट ओनली फॉर 2 to 3 months। लेकिन ये जो रेनफॉल है ये 2 से 3 महीने ही होता है। एंड सम एरियाज गेट एक्सेसिव रेन, सम गेट लेस एंड सम डू नॉट गेट रेन एट ऑल। सो कुछ जगहों पे जब ये मौसम आता है तो कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कुछ जगह पे बहुत कम बारिश होती है और कुछ जगह पे बारिश तो होती ही नहीं है। सो ये जो डिपेंडेंस है रेन पे, इसे रिड्यूस करने के लिए हमें जो है इरिगेट करना होता है प्लांट्स को। एंड द इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ अदर देन रेन सच एज रिवर, कैनल, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। सो प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए हमें जो है बार बार रेन पे आश्रित रहना पड़ता है, तो इस डिपेंडेंस को हटाने के लिए इरिगेशन को यूज़ किया गया है। सो इरिगेशन क्या है, एक मीन्स है जिससे हम पानी को सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। रेन जो एक मीन्स है, उसके अलावा हम रिवर, कैनल, ट्यूबवेल्स, वेल्स और हैंड पंप्स, इन सब की मदद से हम पेड़ों को पानी पहुंचाते हैं। The government has undertaken many dam projects to check and collect the river water। So गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स, डैम को बनाने के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ताकि जिससे जो है रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके रेन रिजर्वॉयर्स में, एंड जो बाद में इरिगेशन पर्पस के लिए काम आते हैं। एंड दीज आर मेनी मल्टीपर्पज डैम्स, ये बहुत सारे मल्टीपर्पज डैम्स हैं जो कि बड़े बड़े रिवर्स पे बने हैं, जो कि ना सिर्फ पानी को सप्लाई करते हैं पीने के लिए या फिर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन ये हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में और फ्लड को कंट्रोल करने में। तो ये सारे यूजेस हैं डैम्स के। नाउ डू यू नो दैट 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड वाटर डे। क्या आपको पता है कि 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। एंड द यूनाइटेड नेशंस हैज सेड दैट अ पर्सन शुड गेट अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि एक पर्सन को मिनिमम 50 लीटर्स वाटर हर दिन मिलना चाहिए, मीन्स 2.5 लीटर बकेट ऑफ वाटर हर दिन मिलना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैनल्स। सो जैसे कि अभी हम डैम्स की बात करते हैं तो अब हम कैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कैनल क्या है, ये एक आर्टिफिशियल रिवर है जो कि क्या करता है, विच इज मेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। कैनल्स ड्रॉ करते हैं वाटर को रिवर से या फिर किसी आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर से, जैसे कि डैम्स हो गए। एंड द मेन कैनल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, और जो मेन कैनल है उसे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है और जो कि आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ कैनल्स आर considered to be the best means of irrigating
क्रॉप्स। सो ये जो कैनल्स हैं इन्हें जो है बेस्ट मीन्स माना जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करने का। सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कैनल्स की। नेक्स्ट आते हैं वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सो वेल्स क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, ये एक अनदर सोर्स है वाटर का जो कि इरिगेशन के काम आते हैं। वेल वाटर कैन ऑल्सो बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ द एंशिएंट इंडियन टेक्निक। ये जो वेल वाटर इसे हम लिफ्ट कर सकते हैं एंशिएंट इंडियन टेक्निक से, जिसे हम वाटर व्हील कहते हैं। एंड द वाटर व्हील इज पुल्ड बाय द पेयर ऑफ ऑक्सन। और ये जो वाटर व्हील है इसे जो है पेयर ऑफ ऑक्सन की मदद से पुल किया जाता है। वी कैन ऑल्सो फिजिकली लिफ्ट द वाटर फ्रॉम वेल्स विद द हेल्प ऑफ बकेट्स। हम फिजिकली भी इस पानी को लिफ्ट कर सकते हैं वाटर्स वेल में से बकेट की मदद से। तो आप देख सकते हैं डग वेल और ये ट्यूब वेल विथ हैंड पंप। These days tube wells are being widely used by farmers to lift large quantities of water. So आज के समय में ट्यूब वेल्स फार्मर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में वाटर को पिकअप करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्सेज से। एंड ट्यूब वेल्स ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूब वेल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। And their excessive use for extracting groundwater is leading to rapid depletion of the water table in many areas of our country. So क्योंकि ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जा रहे हैं एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ज़्यादा हम ट्यूबवेल यूज़ करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कई सारी जगहों में, कंट्री की कई सारी जगहों में ये वाटर टेबल नीचे की स्तर पे पहुंचता जा रहा है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। सो मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन। ज़्यादातर फार्मर्स रेन पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन पर्पज के लिए। एंड इन रीजन्स वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल राउंड द ईयर, वो जगह जहाँ पे पानी जो है अवेलेबल ही नहीं है पूरे साल, रेन वाटर को ऐसी जगहों पे स्टोर करके रखा जाता है। एंड ये कैसे किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन आता है तो पानी को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है रिजर्वॉयर्स में एंड फिर इस पानी को बाद में इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड। ये एक सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड है जिससे हम स्टोर करते हैं पानी को, रन ऑफ वाटर को, जैसे कि रेन वाटर। आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू मेक पॉपुलर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को जो है और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड इन दिस टेक्निक द रेन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द रूफ, कोर्टयार्ड एक्सेट्रा इज डायरेक्टेड टू अ डीप होल इन द ग्राउंड। अब इस टेक्निक में क्या होता है, जो भी रेन वाटर है उसे जो है, जो भी रेन वाटर रूफ पे या फिर कोर्टयार्ड में फ्लो करता है वो सारा कुछ जो है एक होल में, ग्राउंड में एक होल होता है उसमें भेजा जाता है। एंड द रेन वाटर कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन टैंक्स ऑन द रूफ। और ये जो रेन वाटर इसे टैंक्स पे कलेक्ट किया जा सकता है रूफ में। फ्लड वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। सो जो भी फ्लड वाटर होता है स्ट्रीम से उन्हें भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड दिस वाटर कैन बी यूज फॉर एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। इस पानी को हम इन सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज एन इको फ्रेंडली मेथड दैट हैज मेनी एडवांटेजेस सच एज। ये एक इको फ्रेंडली मेथड है जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो पहला है द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इंक्रीजेस, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। The incidents of flood and drought decrease। आप जो फ्लड और ड्राउट के इंसिडेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं। The water problem gets solved। वाटर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। Now water in the air। So water is colorless and odorless and is measured in liters। वाटर में ना कोई कलर होता है ना ही कोई स्मेल होती है और ये लीटर्स में मेजर किया जाता है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमारे आसपास पानी जो है वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एयर में। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फाउंड इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
अब कितना वाटर वेपर है एयर में वो जगह जगह पे डिपेंड करता है, जगह के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वी से इट इज वेरी ह्यूमिड. सो जब बारिश का मौसम होता है उस समय जो हवा है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर होता है, तो हम कहते हैं कि एयर कैसी है, ह्यूमिड है. एंड ये जो वेदर है ये हमें कैसा महसूस कराती है, हमें हॉट और स्टिकी महसूस कराता है, चिपचिपन रहने लगता है. एंड क्लाउड्स, फॉग, रेन एंड स्नो आर मेड फ्रॉम वाटर वेपर. सो ये सारी चीज़ें वाटर वेपर से ही बनी हुई हैं. When the amount of water vapor in the air is more, जब ये वाटर वेपर ज़्यादा होता है एयर में, रेनफॉल इज लाइकली टू अकर, रेनफॉल होने वाली होती है. इन एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज वेट, वो जगह जहाँ पे क्लाइमेट वेट है, देयर इज मोर वाटर वेपर इन द एयर, ज़्यादा वाटर वेपर हमें एयर में मिलेगा. एंड इन ड्राई एरियाज, और जो ड्राई एरियाज हैं वहाँ पे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज लेस, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर में वो काफ़ी कम है. Thus, the amount of water vapor in the air affects the weather and climate of a place. इसीलिए जो amount of water vapor है एयर में वो किसी भी जगह के वेदर या फिर क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. The climatic conditions of a place, that is temperature, amount of rainfall etc. of a place for a short period is called weather. Weather क्या है? ये एक तरीके का climatic condition है किसी भी जगह का जो कि वहाँ के टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल या उस प्लेस के जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है उस पर डिपेंड करता है. ऑन ए रेनी डे द वेदर कुड बी क्लाउडी, अगर रेनी डे है तो वेदर क्लाउडी हो सकता है विथ स्पेल्स ऑफ रेनफॉल. बट द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या हो सकता है, वेदर जो है उसी जगह का सनी हो सकता है या फिर ब्राइट हो सकता है. So weather may change in a very short time. थोड़ी थोड़ी देर में वेदर बदलता रहता है. But the climate of a place on the other hand is the average weather condition. So जो average weather condition है उसे ही climate कहा जाता है during different seasons throughout the year. अलग अलग seasons के टाइम पे पूरे साल. For example, the climate of a hilly region is cold and the climate in a desert is hot and dry. So ये जो climate है hilly region में वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है in comparison to climate in desert. So जो climate होता है desert में वो आपको काफ़ी ज़्यादा hot और dry मिलेगा. Now water is universal solvent. So water has been called the universal solvent because of its unique ability of dissolving many substances in itself. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं. अ सॉल्वेंट इज अ लिक्विड इन विच अनदर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व. सॉल्वेंट वो लिक्विड है जिसमें दूसरा सब्सटेंस मिलाया जा सकता है. एंड द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, और वो सब्सटेंस जिससे डिजॉल्व किया जाता है लिक्विड में उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. सो इसमें जो है शुगर जो है सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट कहलाता है. तो शुगर सॉल्यूट को हम वाटर सॉल्वेंट में जब हम ऐड करते हैं वी गेट अ सोल्यूशन विच इज कॉल्ड शुगर सोल्यूशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग टू डू. सो टेक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर. तो हमें 4 ग्लास पानी लेना है एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑफ लिक्विड इंक. ये चारों चीज़ें हमें उन अलग अलग ग्लासेस में डालनी है. एंड इन द 4 डिफरेंट ग्लासेस एंड मिक्स वेल, अच्छे से मिक्स कर देना है. एंड व्हाट डू यू सी, हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट वी हैव टू टेल. So this was the chapter. Now let's move on to exercises. E exercises, take the correct option. First one is underground water is found in river, wells, ponds. Correct answer is wells. Second, Baolis are commonly seen in Rajasthan, Bihar, West Bengal. Correct answer is Rajasthan. Next, third one, the climatic conditions of a place for a short period of time is called climate, weather, precipitation.
Correct answer is weather. Now let's move on to B exercise, which is name the following. The first one is a place where water is stored on the earth's surface is called lake. Second, step wells of ancient times is called baulis. Third one, climatic conditions of a place for a short period is called weather. And the fourth one is a substance that is dissolved in a solvent is called solute. Now C exercises, fill in the blanks. The first one is river water is the main source of water in most cities and towns. Second, rainwater harvesting is the process of storing any run-off water. Third one, clouds, fog, rain and snow are made from water vapor. Fourth one, a tank that has steps to reach water is called bauli. And the fifth one is water is called the universal solvent. Now D exercise is write T for true and F for false statements. The first one is rainwater harvesting should be done to save water. Yes, true. Second, we should leave a tap running after use. False. Third one, plants can live without water. False. Fourth one, water wheels are used for irrigation. True. And the fifth one is water is used only for drinking. This is also false. Now E exercises, answer the following questions. The first question is define irrigation. So irrigation is the supply of water to the plants by means other than rain, such as river, canal, etc. Now question number 2 is what is rainwater harvesting? So rainwater harvesting is a simple and economical method of storing rain water. Next, question number 3, why is water called a universal solvent? So water is called a universal solvent because most of the things can dissolve easily in it. Next, question number 4, what is a step well? So step well is a type of well which is rectangular or square in shape and it has steps with a long corridor. Next, question number 5, what are the different sources of water? So the different sources of water is rain, river, canal, well, pond, tube wells, etc. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.